वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो, जिसकी हेडलाइन इस प्रकार है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता फीफा विश्व कप 2022। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी इसको समग्र रूप में डिस्कस कर लेंगे कि इसको कौन सा अवार्ड मिला, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होने वाली हैं। दूसरा हमारा हेडलाइन है, पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए नासा ने लॉन्च किया है अंतर्राष्ट्रीय मिशन सॉट। ये फ्रांस के साथ लॉन्च हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत ने जीता है लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 विश्व कप। क्रिकेट का तीसरी बार T20 विश्व कप जीता हुआ है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं भारतीय मूल के लियो वराडकर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता है FIH नेशंस कप। इसके बाद सरगम कौशल ने 21 साल बाद भारत के लिए मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का समापन हुआ है नई दिल्ली में। खेलो इंडिया महिला ट्रैक साइकिलिंग टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह में 25.90% की वृद्धि हुई, यानी लगभग 26% की वृद्धि हुई है। इसके बाद हमारा मेन न्यूज होता है, इसमें डेज एंड इवेंट्स का पहला सीरीज है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 18 दिसंबर को मनाया गया है, क्योंकि इसी दिन 18 दिसंबर 1990 को ना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर एक प्रस्ताव पास किया था। 2022 की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की, वो इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर, ये इसकी थीम है। डेज एंड इवेंट्स के अगले सीरीज में है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन। कब किया है? 19 दिसंबर 2022 को किया है नई दिल्ली में। सुशासन सप्ताह कब से चलने वाला है? 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर, यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में ये सुशासन सप्ताह शुरू किया गया है। तो 25 दिसंबर को हम लोग इसको फिर से डिस्कस करेंगे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस बार की जो 5 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान का जो थीम है वो है प्रशासन गांव की ओर, इसका थीम है। इसके बाद गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को 61वीं वर्षगांठ मनाई गई है गोवा मुक्ति दिवस की। क्यों मनाई गई? क्योंकि 450 वर्षों से अधिक पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्ति के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया गया है। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्ति दिलाया था और भारत में इसका विलय किया था। सशस्त्र बल ने किसका जो है वो उपयोग किया था? वो ट्राइफैक्टा का इस्तेमाल किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। गोवा के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। गोवा ना कोंकण क्षेत्र के भीतर दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित एक राज्य है, जो भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी घाटों द्वारा डेक्कन हाईलैंड से अलग होता है। तो डेक्कन हाईलैंड्स का पार्ट है गोवा? नहीं है। किसका पार्ट है? कोंकण क्षेत्र का पार्ट है, पश्चिमी घाट का पार्ट है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से अगर देखें तो यह भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से चौथा सबसे छोटा राज्य है। ये भी जानने वाली बात है। सभी भारतीय राज्यों में गोवा की प्रति व्यक्ति GDP सबसे अधिक है, यानी प्रति व्यक्ति के ऊपर GDP पूरे इंडिया की, उसके बाद जो है ना, उसमें पॉपुलेशन से अगर पूरे इंडिया के भाग देंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज गोवा के लोगों का आता है। मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करें तो इसमें गोवा की जो रैंकिंग है वो तीसरी रैंकिंग है। नेशनल अफेयर्स के न्यूज़ में देख लेते हैं। लखनऊ में शुरू हुआ है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र। कहाँ पर शुरू हुआ है? लखनऊ में शुरू हुआ है। 18 दिसंबर को शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिवहन मंत्रालय के जो हेड हैं दयाशंकर सिंह जी द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। कब बनाया गया था भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति? 1919 में स्थापित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि रचनाकारों, संरक्षकों और उपयोगकर्ताओं को अखिल भारतीय मंच है। इसमें जो ना भारतीय ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उसके संरक्षण के लिए ये काम करेगी। IHRC इसके लिए बनाया गया था। 1919 में एक एक्ट आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसकी कुछ 2-3 विशेषताएं हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहले ही तो इसमें बाईकैमरलिज्म यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई थी। दूसरा, इसमें क्या किया गया था? प्रोविंशियल लेवल पे यानी स्टेट लेवल पे द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। और तीसरा इसमें जो किया गया था वो मुस्लिम्स के अलावा सिख और यूरोपियन इंडियंस, एंग्लो इंडियंस के लिए भी जो
अलग से वोटिंग राइट्स थे ना, उनको दिया गया था, यानी कम्युनल वोटिंग राइट्स दिया गया था 1919 के एक्ट में। इसके बाद डिफेंस के सेक्टर में देखेंगे तो INS मोरमुगाओ एक P-15 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है जो नौसेना में कमीशन हुआ है। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका 18 दिसंबर 2022 को मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। कौन से नेवल शिप पे? तो INS मोरमुगाओ पर इसका जो है वो उद्घाटन किया गया है। P-15 जो है ना, P-15B इसका पूरा फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट 15B। इसके तहत जो है ना 2 युद्धपोत और तैयार किए जाएंगे 2025 तक। पहला जो युद्धपोत P-15B के तहत लागू किया गया था वो विशाखापट्टनम में जो है वो शुरू किया गया था। INS विशाखापट्टनम में शुरू किया गया था, जो मुंबई में कमीशन हुआ था 2021 में। इसके बाद नेशनल अफेयर्स की अगली न्यूज़ में अमित शाह ने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से स्टेट आते हैं? पश्चिम बंगाल आता है, बिहार आता है, झारखंड और उड़ीसा। तो 4 प्रदेश इसमें आते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। इसमें कौन कौन सी बातों पर गौर किया गया था? अगर आप लोग देखोगे तो ये चारों राज्य ना बांग्लादेश के साथ थोड़ा थोड़ा बॉर्डर टच करते हैं, तो अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा की बात हुई थी। भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी और कनेक्टिविटी के मुद्दों पर बात हुई थी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्या इसका मतलब होता है? यह सरकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा भी देता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देता है। इसके बाद 18 दिसंबर को GST की 48वीं बैठक हुई है। इसको भी हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं GST परिषद के बारे में। GST परिषद एक सांविधायिक निकाय है, यानी कानून के तहत बनाया गया है। कौन से कानून के तहत बनाया गया है? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो 2016 में आया था, उसके तहत बनाया गया है। इसी के तहत 1 जुलाई को ये लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। तो 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। परिषद में कितने सदस्य होते हैं? परिषद में सदस्य तो देखो बहुत सारे होते हैं, पर अगर उनको क्लबिंग कर दिया जाए, ग्रुपिंग कर दिया जाए, तो केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्यरत होते हैं। इसीलिए निर्मला सीतारमण जी इसकी अध्यक्षता की थी, जो हम लोगों ने कल परसों में डिस्कस किया था। राजस्व प्रभारी संघ के राज्य मंत्री जो होते हैं वो सब इसके जो है सदस्य होते हैं। मंत्रियों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बिजनेस एंड इकोनॉमी की सीरीज में ही है, जो नेशनल अफेयर्स में ही मैंने रख दिया है। 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह 25.90%, यानी लगभग 26% इंक्रीज हुआ है। इसमें जानने वाली बात यह है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष कर वह होते हैं जो आप डायरेक्ट सरकार को पे करते हैं। अप्रत्यक्ष कर वह होते हैं जो आप मार्केट में लेन देन करते हैं, उसके थ्रू आप एक प्रोड्यूसर को पे करते हैं, और प्रोड्यूसर ना सरकार को पे करता है। जैसे GST किसका एग्जाम्पल है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स। अच्छा, सेवा कर किस में आता है? सेवा कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर में आता है, क्योंकि आप सरकार को डायरेक्ट पे नहीं करते। आप किसी होटल में गए हैं, वहाँ सर्विस टैक्स लगा, आप होटल वाले को पे करते हैं। होटल वाला जो है ना वो सरकार को पे करता है, इसलिए अप्रत्यक्ष कर है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग इसको देखिएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स की हमारी अगली सीरीज़ है। इसमें आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए, भारतीय मूल के लियो वराडकर। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिए कि लियो वराडकर कौन हैं, आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। माइकल मार्टिन उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं आयरलैंड के, और विदेश मंत्री भी इनको बनाया गया है। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि आयरिश संसद के जो निचला सदन है डेल, इसको डेल बोलते हैं, यानी कि अपने यहाँ लोकसभा और वहाँ पर डेल। रीजनिंग या अन्य क्वेश्चन में आ सकता है कि दे देगा आयरलैंड किस प्रकार कनेक्टेड है, जैसे कि भारत लोकसभा से कनेक्टेड है, तो वहाँ अगर डेल है तो आपका सही होगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अपने यहाँ क्या लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP लिया गया, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ये भी जानने वाली बात है। इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स के अगले न्यूज में है, पृथ्वी जल सर्वेक्षण के लिए नासा ने लॉन्च किया है अंतर्राष्ट्रीय मिशन, जिसको बोला जाता है शॉर्ट। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं नासा का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा गया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म है। इसने फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसका नाम है सेंटर नेशनल डी एटीट्यूड्स
एटीट्यूड्स स्पैटियल्स, इसका जो है वो नाम है CNES, जो फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है। इन्होंने संयुक्त रूप से एक मिशन लॉन्च किया है जो पूरे विश्व में सरफेस वाटर की जो है वो निगरानी करेगा, उसके बारे में हमें डेटा देगा। इसका नाम क्या है? SWOT का फुल फॉर्म क्या है? सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी है। इसको SpaceX Falcon 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2023 में G20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। कब होने वाला है? अप्रैल 2023 में होने वाला है यहाँ पर G20 की बैठक लद्दाख में। लद्दाख की जो स्कूल और कॉलेजों में भारतीय प्रेसिडेंसी की थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम हिंदी और संस्कृत की बात करेंगे, अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम है। बाकी इसमें स्थानिक जो वस्तुएं हैं उनको खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो भी विजिट करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। लद्दाख के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यह तिब्बत स्वायत्त अस्थायी क्षेत्र से भी इसका ये बॉर्डर टच करता है। इसके बाद दक्षिण में हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर टच करता है। सुदूर में काराकोरम दर्रे के पार जो झिंगजियांग है वहाँ से दक्षिण पश्चिम के कोने से जुड़ी हुई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लद्दाख को कब जम्मू कश्मीर से अलग किया गया था, यानी लद्दाख को कब एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके साथ ही जानना यह जरूरी है कि यह भारत का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, अगर सबसे कम आबादी क्षेत्र वाले सबसे कम जो है आबादी क्षेत्र वाले स्टेट की यानी राज्य की बात की जाएगी तो वो होगा गोवा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नासा के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 1957 में इसका जो है स्थापना हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। बाकी और कोई चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। G20 के बारे में देख लेते हैं। G20 ग्रुप ऑफ 20 इसको बोला जाता है। एक अंतर सरकारी मंच है, यानी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? यूरोपीय संघ में अभी 27 देश हैं। ब्रिटेन इससे बाहर हो गया। इसकी जो G20 की स्थापना हुई थी वो 26 सितंबर 1999 को हुई थी। वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री ये भारत के हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की सीरीज में देखेंगे। वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत पहुंचा 7वें से तीसरे स्थान पर। कौन से रिपोर्ट के तहत पहुंचा? राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये पहुंचा है, जो 2010 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2020 में लॉन्च किया गया है, यानी कि 10-10 साल के अंतराल पे लॉन्च किया गया है। इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? चाइना है, और दूसरे स्थान पर USA है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज की सीरीज में देखेंगे तो भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन के 7वें संस्करण का समापन हुआ है। कब हुआ है? 17 दिसंबर 2022 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसकी थीम भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 नई दिल्ली में शुरू हुआ था, और इसकी जो थीम थी वो रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन, इसकी जो है वो थीम थी। जल, पर्यावरण और प्रशासनिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया था। मेनली जो है ना नेशनल मिशन टू क्लीन गंगा के बारे में यहाँ पर डिस्कस हुआ था। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। पिछली वीडियो देखेंगे तो वो आप जान पाएंगे। ये सरगम कौशल जी हैं आपके स्क्रीन पर जो शो हो रही हैं। इन्होंने 21 साल बाद भारत के लिए मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। कहाँ पर ये मिसेज वर्ल्ड 2022 हो रहा था? लॉस वेगास में हो रहा था। लॉस वेगास कहाँ है? USA में है। ये भी आप लोग जान लीजिए। इसमें जो पहली रनर अप हैं, यानी फर्स्ट रनर अप हैं, वो मिसेज पोलिनेशिया थी, और उसके बाद मिसेज कनाडा जो है दूसरी रनर अप घोषित हुई। यानी पहले पोजीशन पर वो सरगम कौशल जी हैं, दूसरे पोजीशन पर मिसेज पोलिनेशिया हैं, और तीसरे पोजीशन पर मिसेज कनाडा हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अपॉइंटमेंट्स की सीरीज में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस कर लिया, नासा वगैरह को। तो अब स्पोर्ट्स के सेक्शन को शुरू करते हैं। खेलो इंडिया महिला ट्रैक साइकिलिंग टूर्नामेंट का आयोजन शुरू किया गया। पहली बार ये आयोजन जो है वो हो रहा है खेलो इंडिया गेम्स के तहत। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि दिसंबर 2022 में 4 जोन में होने वाले इस टूर्नामेंट को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के विभाग द्वारा कुल कितने रुपए में शुरू किया जा रहा है? 1.15 करोड़ रुपए में शुरू किया जा रहा है।
NSNIS पटियाला के उत्तर क्षेत्र के अमृतसर चरण में पहले चरण की मेज़बानी करेगा। SAI का क्या फुल फॉर्म है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा फुल फॉर्म है। 2017-18 में खेलो इंडिया गेम्स शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी और खेल मंत्रियों विजय गोयल और राज्यवर्धन सिंह राठौर के कार्यकाल में ये शुरू किया गया था खेलो इंडिया गेम्स। इसका जो मेन एम है ना, वो है अगर पूरे भारत में जो खिलाड़ी हैं अगर उनको कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, उनको मौका देके नेशनल लेवल तक ले आके इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतना इसका जो है वो एम है। इसके बाद भारत ने जीता है लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप। विश्व कप कहाँ पर जीता है? 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु कर्नाटका में M चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीता है। लगातार तीनों जो है वो विश्व कप भारत ने जीता है। तीनों विश्व कप की मेज़बानी भी भारत ने ही की थी। इसके बाद चौथा जो है ना, किसके खिलाफ इस बार वाला जीता है? बांग्लादेश के खिलाफ जीता है, 120 रनों से हराया है। नेत्रहीनों के लिए जो चौथा विश्व कप का आयोजन होगा वो 2023 में पाकिस्तान में आयोजन होगा इसका। इसके बाद भारतीय महिला टीम ने जीता है FIH नेशंस का कप। FIH के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसमें और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसी के साथ भारतीय टीम को 2023-2024 की FIH हॉकी महिला प्रो लीग में पदोन्नत किया गया है। इसमें विजयी गोल जो किया था वो भारत की गुरजीत कौर ने किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। FIH के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ना, क्रिकेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है, वैसे FIH जो है वो हॉकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। यह हॉकी विश्व कप का आयोजन करता है। FIH 2022 में रूस की महिला हॉकी जूनियर विश्व कप को प्रतिबंधित कर दिया है। लुसाने स्विट्जरलैंड में FIH का फुल हेडक्वार्टर है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 जनवरी 1924 को हुई थी। CEO इसकी थियरी वेल हैं, संस्थापक पॉल लेओटे हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आदर्श वाक्य क्या है FIH का? फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर आदर्श वाक्य है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीता है। कितने साल बाद जीता है? 36 साल बाद अपना तीसरा विश्व कप जीता है, यानी 36 साल लगे इसको अपना तीसरा विश्व कप जीतने में। पेनल्टी शूट आउट से जीता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला है? लियोनेल मेसी को मिला है। यहाँ पुरस्कार 2014 में भी मिला था। इसके साथ 8 गोल के साथ किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंजो फर्नांडिस को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया है? एमिलियोनी मार्टिनेज को दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ से देखेंगे तो खाना विदोष समुदायों के लिए कर्नाटक सरकार ने विकास बोर्ड की स्थापना की है। ये हेडलाइन ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सरकार ने खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की, तो वो कर्नाटक सरकार होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद असम में शुरू की गई है अरुणोदय 2.0 योजना। अरुणोदय 2.0 योजना क्या है? एक तरीके से बेरोजगारी भत्ता वाली योजना है। 1250 रुपये इसमें दिए जाएंगे असम सरकार के द्वारा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अरुणोदय 2.0 अगर आपके पेपर में आता है तो वो कहाँ की योजना है? वो असम की योजना है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद मैप इन न्यूज़ की सीरीज़ में आज हम लोग कतर को डिस्कस करने वाले हैं। कतर में ही फीफा वर्ल्ड विश्व कप जो है 2022 का आयोजन किया गया। कतर एक प्रायद्वीप देश है। 1916 तक ये ब्रिटेन के संरक्षण में था और 1971 में स्वतंत्रता प्राप्त की। इसके बाद 2022 में फीफा यहीं पर आयोजित हुआ था। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। मुद्रा क्या है? कतरी रियाल। अमीर कौन से हैं? अमीर मतलब यहाँ के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं वो तमीम बिन हमद है और प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।